रिमोट सेंसिंग कैसे होती है? सैटेलाइट्स पृथ्वी पर किरणें भेजते हैं और परावर्तित डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वैज्ञानिक नक्शे बनाते हैं। प्राप्त डेटा का लैब में विश्लेषण किया जाता है, जैसे यहाँ अमेज़न के जंगलों का नक्शा बना है। यह तकनीक पर्यावरण की रक्षा में मदद करती है। रिमोट सेंसिंग हमारे बहुत काम आती है। आज की क्लास में हम यही बातें सब समझने वाले हैं कि ये जो सब फोटो खींचे जाते हैं वो किसकी मदद से लिए जाते हैं और वो काम किसे करता है। तो मेरा नाम है आदर्श बोडना, अड्डा 24/7 जियोवर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं द बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में कि यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जो है वो क्या चीज़ है और ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो रिमोट सेंसिंग है, ये हमारा रिमोट सेंसिंग में होता है कैमरा। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारी आंखें हैं, ये भी आंखें क्या है, कैमरा है, कैमरे की तरह कार्य करता है। क्योंकि आप चारों तरफ जो चीज़ें देख रहे हैं, वो चारों तरफ जो चीज़ें देखी जाती है वो एक कैमरा की तरह कार्य कर रही है। वो फ़ोटो को समझती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और उसका फ़ोटो लग के हमारे दिमाग में सेव करती है। तो ये पूरी कार्य कौन कर रहा है? रिमोट सेंसिंग कर रहा है। अब ये रिमोट सेंसिंग है क्या, रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, कैसे काम करता है, वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या है, कैमरा। ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये जो प्रकार का जो आपने देखा होगा, जो हमें आकाश में, हम अंतरिक्ष में जो भेजते हैं सैटेलाइट को, उस सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, कैमरे लगे होते हैं। अब ये है वो कैमरा, ये है वो कैमरा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ऊपर के इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, स्पेस में छोड़ा जाता है। वहाँ जाने के बाद क्या करता है, ये चीज़ों को देखता है ऊपर से और क्या करता है, फ़ोटो को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फ़ोटो को क्लिक करता है। तो ये काम इसका है। अब ये पूरा जो सैटेलाइट सिस्टम है हमारा, ये जो आपका दिख रहा है सैटेलाइट सिस्टम, ये सैटेलाइट सिस्टम, इसके अंदर ये जो है ये कैमरे लगे, ये जो है ना, ये कैमरे लगे हुए हैं और बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, धरती पर चीज़ों को देख के क्या करते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। इस वजह से आज आप गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार के जो फ़ोटोज़ लेते हैं, है ना, तो वो सभी इन्हीं की मदद से लिए जाते हैं। अब ये इसमें क्या क्या जो हमारी चीज़ें होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो होता है रिमोट सेंसिंग कैमरा होता है। सबसे पहले तो कैमरा होता है, क्योंकि फ़ोटो कौन ले रहा है, फ़ोटो ले रहा है कैमरा, तो कैमरे की मदद से ले रहे हैं। अर्थ सेंसर लगा होता है, क्योंकि अर्थ पे कोई भी चीज़ है उसको सेंस कैसे करेगा, तो इसके लिए अर्थ सेंसर लगाना जरूरी है। अर्थ सेंसर क्या होता है, अब कुछ चीज़ ऊपर से देखेगा तो उसको पहचान में आना चाहिए कि यार ये पेड़ है, अपन ने उसको बोला है कि मुझे पेड़ का फ़ोटो चाहिए, तो वो पेड़ को देखेगा कि पेड़ कहाँ है इसके अंदर, तो वो सेंस करेगा, उस चीज़ को सेंस लगाएगा अपना दिमाग का, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसर लगा होता है। इसके बाद में डेटा हैंडलिंग एंटीना लगा होता है, प्ले लोड मॉड्यूल होते हैं और सर्विस मॉड्यूल्स लगे होते हैं। ये कुछ पार्ट्स होते हैं इसके, जो एक सैटेलाइट के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हम समझेंगे। इसके अलावा जो है ना, ये टोटल जो इसके 8 टाइप के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 8 पॉइंट्स है क्या, सुदूर संवेदन की अवधारणा जो है वो पहले हम समझते हैं। सुदूर संवेदन क्या है, सुदूर और संवेदन। देखो, सुदूर का मतलब क्या होता है, सुदूर, या आप इसको इंग्लिश में बोले तो आप समझ सकते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। ये दूर मतलब कोई बहुत चीज़ दूर है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिमोट एरिया, है ना। रिमोट वो टीवी वाला रिमोट नहीं होता ये, जैसे टीवी में भी होता है कि दूर बैठे बैठे आप रिमोट से काम करते हैं, तो मतलब क्या है, डिस्टेंस है, दूर ही है ना एक। तो वो दूरी जो होती है उसको कहते हैं हम रिमोट। और सेंसिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, अवशोषण करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्या कहलाता है यहाँ पे, रिमोट सेंसिंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दूर चीज़ों को ऑब्जर्व करना। सैटेलाइट को इसलिए ऊपर छोड़ा जाता है, ऊपर से वो चीज़ों, ज़मीन की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ये बात आपको समझ गई। और इसी को हिंदी में बोलते हैं हम सुदूर संवेदन। सुदूर मतलब दूर और संवेदन मतलब ऑब्जर्व करने वाली चीज़, ठीक है। अब इसको है ना विकास में मील के पत्थर के नाम से जानते हैं। विकास में मील का पत्थर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहा है, वो सब इस सुदूर संवेदन की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको डेवलपमेंट में माइलस्टोन के नाम से जानते हैं। ईएमआर तक की यात्रा आपको समझनी है, क्योंकि ईएमआर में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं, जो हम आगे समझेंगे क्या होते हैं।
ऊर्जा व स्पेक्ट्रम होता है वहाँ पे, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे हमें और भी प्रकार के सेंसर टेक्नोलॉजी को देखना होता है, ठीक है। स्कैनर कैसे काम करता है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें अलग अलग, और इसके बाद में विभेदन या छवि बताना, मतलब इमेज को तैयार करने की जो प्रोसेसिंग है वो होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं आगे इसमें कैसे वर्क होता है और क्या क्या स्टेप्स होती है, ठीक है। तो देखो ये आपको सैटेलाइट दिख रहा है, इसका फोटो देख लीजिए, ये सैटेलाइट है हमारा, वो सैटेलाइट में कैमरा लगा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है ना, आप कभी भी अंधेरे में कुछ चीज़ नहीं देख सकते, वैसे ये भी अंधेरे में नहीं देख पाएगा, है ना। इसको क्या चाहिए कि सूरज की रोशनी चाहिए कि, तो देखो अगर यहाँ पे आपका सूरज है, अगर यहाँ पे आपका सूरज है, ये आपका यहाँ पे अगर सूरज है ये, तो सूरज क्या करता है, सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है ना। सुबह होगी तो सूरज दिखाई देगा, ये सूरज है। अब सूरज क्या करता है, अपनी प्रकाश को गिराता है ज़मीन पर। अब जब ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन पे हो जाएगी रोशनी, है ना। अब रोशनी से हमें क्या दिख रहा है, ये पहाड़ है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, है ना, ये यहाँ पे मैदानी प्रदेश है, ये हमको दिख रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे ही क्या करता है, ये ऊपर से ये ऑब्जर्व करता है, ये सेंस करता है कि नीचे क्या क्या चीज़ है, फिर उन चीज़ों को पहचानता है कि भाई ये पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये मैदानी प्रदेश है, और उसके बाद इसका फोटो क्या करता है, खींच लेता है वो दिमाग में। जैसे अपन नहीं कुछ भी चीज़ देखते हैं और अपने दिमाग में याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी, तो वैसे ही सेम काम ये करता है, ये दिमाग में सेट कर लेता है चीज़ों को। अब ये सेट करने के बाद क्या करेगा, उस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये क्या करेगा, उस चीज़ में से फालतू चीज़ों को हटा देगा और जो हमें चाहिए उस चीज़ को ये हमें दे देगा। तो ये काम होता है रिमोट सेंसिंग का, पूरा सेम आपके आंखों की तरह कार्य करता है, बस इसका नाम जो है वो सैटेलाइट कैमरा या रिमोट सेंसिंग कैमरे के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सुदूर संवेदन किसी भी भौतिक संपर्क के बिना पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक कला और विज्ञान है। ये एक क्या है, एक साइंस है और एक आर्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ हो रहा है और इसकी जो टेक्नोलॉजी बनी है वो एक आर्टिफिशियल है, यहाँ पे आर्ट की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये साइंस और आर्ट दोनों का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या करी जाती है, फ़ोटो को खींचा जाता है, फ़ोटो को लिया जाता है। अब EMR क्या होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको 7 कलर, ये जो आपको 7 कलर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, जो सूरज की रोशनी से आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, है ना। नॉर्मली हम बचपन में क्या बोला करते थे कि हमने इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ये बात आपने सुनी होगी। पर यहाँ पे जो वो सन की जो रोशनी आ रही है उसको हम पढ़ते हैं, जब हम 11वीं 12वीं कक्षा में आ जाते हैं तब हमें समझ में आती है कि ये चीज़ें जो होती है इंद्रधनुष के कलर नहीं होता है, ये आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, इसको समझना हमें पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर दोस्तों क्या हो रहा है कि आप पहले हिस्ट्री समझेंगे इसका कि ये कैसे कैसे शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। पहले देखते हैं 1858 में गुब्बारों से फोटोग्राफी करते थे। गुब्बारे से कैसे करते थे, बलून जो होते थे, एयर बलून, है ना, जो इन एयर बलून्स को क्या करता है, हवा में भेजे जाते थे आसमान में ऊपर, और उसमें क्या कैमरे को लगा दिया जाता था। अब ये ऊपर जाके क्या करता है, नीचे की चीज़ों को क्या करता था, फ़ोटो खींच लेता था। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे हेल्प करते थे, पर ये एक छोटे से एरिया में हेल्प कर पाते हैं। आप अगर चाहो तो इसको पूरी दुनिया का फ़ोटो ले लो तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ये छोटे से एरिया का फ़ोटो ले सकता था क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकते, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ी, वापस आगे डेवलपमेंट करा, फिर यहाँ हमने बनाया एरोप्लेन। एरोप्लेन बनाए तो क्या हुआ, एरोप्लेन थोड़ा आसपास के एरिया में, जितने में एरिया में अपन जा सकते हैं इतने एरिया में जाके ये क्या करता था, फ़ोटो ले लेता था। तो 1903 से 16 के बीच में हवाई जहाज का यूज़ किया गया फ़ोटो के लिए, और वो कब किया, वर्ल्ड वॉर के टाइम किया। वर्ल्ड वॉर का जब समय चल रहा था 1914 से लेके 1918 के बीच में, तब यहाँ पे क्या हुआ, इस एरोप्लेन की मदद से फ़ोटो लिए गए थे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे और डेवलपमेंट करा, आगे हम और आगे बढ़े, फिर यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। किसने करा, सबसे पहले USSR ने करा। किसने करा दोस्तों, 1957 में करा USSR, जिसको आप कहते हैं रशिया, रूस के नाम से हम जानते हैं। ये है रूस, जिसने स्पुतनिक नाम का 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च करा। इसे हम कहते हैं कि दुनिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जिसको इसने भेजा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे रूस जो था, रूस के बाद कौन लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे लैंडसैट 1, इसका नाम ERTS-1 के नाम से भी जानते हैं हम इसको। और ये लॉन्च किसने करा, ये करा USA ने,
किसने करा? ये यूएसए ने करा 1972 के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ इसके अंदर की। हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर जब 1 चल रहा था, ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय था, इसमें आपको याद है कि जर्मनी सबसे पावरफुल रहा। जर्मन सबसे पावरफुल रहा था। अब जर्मन क्यों पावरफुल रहा? क्योंकि जर्मन के पास जो थी वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था उस टाइम पे। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। इसलिए वो क्या कर रहा था, वहाँ अलग अलग प्रकार के रॉकेट, अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स ला रहा था। उसने यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं बना पाया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया था, और अगर उसको 4-5 साल में और मिल जाते तो वो बहुत हाईली टेक्नोलॉजी में बहुत हाई लेवल पे होता। तो इसने क्या करा, यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वॉर वो हारा तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने मिलकर इसके सारी टेक्नोलॉजी को लूट लिया और इसको पूरा कंगाल कर दिया। इस कारण ये चीज़ों में पिछड़ गया। जो जर्मनी है वो चीज़ों में पीछे रह गया, और यहाँ पे 2 मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन गई, 2 मॉडर्न देश बन गए यहाँ पे, जो क्या कर रहे थे, इसका फ़ायदा उठा रहे थे। एक था रूस और एक था यूएसए। अब क्या हो रहा कि ये दोनों चाहते थे कि हम पावरफुल कौन दोनों में। अब इन दोनों के बीच में आपस में जो लड़ाई है वो आज तक चली आ रही है। एक कह रहा कि मैं पावरफुल, एक कहता मैं पावरफुल, है ना। पर ये दोनों सीधे कभी भी नहीं लड़ते हैं, तो ये करते हैं कोल्ड वॉर। अभी जो चलता आ रहा है वो समय वो है कोल्ड वॉर का समय। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 आया, वर्ल्ड वॉर 2 आया, और उसके बाद से कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एक तरफ से रूस और एक तरफ से करता है यूएसए। और ये क्या करते हैं, आपस में सीधा कभी नहीं लड़ते हैं, ये आपस में अपने दोस्तों को लड़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं पीछे से। ठीक है, तो ये काम हमारे आज भी चले आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या चलती है, हमेशा आपस में लड़ाई चल रही है, विरोध चल रहा है आपस में एक दूसरे के लिए कि भाई मैं सैटेलाइट लॉन्च करूँगा तो मैं भी लॉन्च करूँगा, है ना। ये लॉन्च करेगा तो ये भी करेगा, और ये फिर कम नहीं है। यूएसए अगर एक सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा तो ये पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करता है ना। एक साथ 10-10 सैटेलाइट, 15-15 सैटेलाइट लॉन्च करता है ये। तो ये इतना आगे है इस चीज़ में, मतलब ये पीछे हटने की कोशिश नहीं करता है कभी भी। इसने एक कदम बढ़ाया तो ये 10 कदम आगे बढ़ेगा, ऐसा इनका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंडसेट की सीरीज़ है वो लैंडसेट 1, लैंडसेट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इन्हें लैंडसेट की पूरी सीरीज़ जारी कर दी है ना। अब देखो आगे क्या क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पे है ना, इसने एक मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर MSS का यूज़ भी किया गया था लैंडसेट के अंदर। ठीक है, तो लैंडसेट की जो सीरीज़ थी उसमें एक MSS सेंसर का यूज़ किया गया जो बहुत हाईली पावरफुल था। ठीक है, उसका कैमरा सबसे बहुत अच्छा हुआ करता था, ऐसे सेंसर का भी यूज़ हुआ इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है सैटेलाइट सिस्टम। अब ये सैटेलाइट सिस्टम काम कैसे करेगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, सुबह उठते ही आपको क्या होता है, रोशनी दिखती है। सुबह उठते ही क्या होगा, आपको उजाला दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, एनर्जी का सोर्स कौन है, वो है सन। अगर सूरज नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी पे अंधेरा होगा, ना तो आप कुछ कर सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जीवन ही पॉसिबल नहीं है उसके बिना। तो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स कौन है, सन। सूरज की रोशनी दिख रही है। अब सूरज की रोशनी से क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के सेकेंड के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जब क्या होता है, सन की लाइट जब ज़मीन पे आती है तो बीच में क्या होता है, देखो सन है, ये हमारा सन है, यहाँ पर ये सन है। ठीक है, समझना आपको, स्टेप समझना आपको। यहाँ सन है और यहाँ पे हमारी अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ये सनलाइट, ये सन हो गया पहले नंबर पे, सन पहले नंबर पे हो गया। दूसरे पे ये जब रोशनी आ रही है ज़मीन पर, ये जब रोशनी ज़मीन पर आ रही है तो ये बीच में क्या, एटमॉस्फेयर है बहुत सारा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपन्स होते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप की गैसेस होती है। तो वो सबके साथ इंटरेक्ट करता है, सबके साथ में क्या करता है, अंतःक्रिया करता है आपस में सनलाइट। ठीक है, बीच में बादल होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है बीच में, तो ये सबके साथ इंटरेक्शन करता है। तो दूसरे स्टेप में होता है वायुमंडल के साथ अन्योन्य क्रियाएँ करता है। इसके बाद ये क्या होता है, ये सनलाइट पहुँचती है यहाँ पे, है ना। अब ये क्या चीज़ है, अर्थ पे किस चीज़ को अपन देख रहे हैं, जिसको अपन को देखना है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे बनाया एक पेड़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक यूज़ करा है कि यहाँ पे कोई क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुझे देखना है एक पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, मेरे लिए टारगेट है। टारगेट, मुझे किसको देखना है, पेड़ को देखना है। तो पेड़ क्या है, मेरे लिए एक टारगेट है। तो तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे, टारगेट। कि आप किस चीज़ को देख रहे हो, नीचे ज़मीन पे पहाड़ को देखना है, नदी को देखना है,
कि आपको क्या देखना है, पेड़ देखना है, किसी मनुष्य को देखना है, तो आपको क्या चीज़ देखना है। तो आप गूगल मैप जैसे खोलते हो और आप नहीं कहते हो कि यार मुझे तो है ना ताजमहल देखना है, मुझे तो लाल किला देखना है, तो वो क्या हो गया, आपका टारगेट हो गया। वो आप सैटेलाइट को कह रहे हो कि भाई मुझे ताजमहल का फ़ोटो बता। तो ताजमहल का फ़ोटो देखने से पहले वो क्या होगा, वो सैटेलाइट वो ताजमहल की तरफ ढूंढेगा, ताजमहल कहाँ है, उसको दिखेगा आगरा में ताजमहल है, ठीक है। तो वो क्या, एक तरफ से सूरज की रोशनी पड़ रही है ताजमहल के ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सूरज पहली चीज़ पहले नंबर पे, दूसरे पे वो सूरज की रोशनी जब आ रही है वायुमंडल से होते हुए, तो वो क्या हो गया, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, जब ताजमहल जो है वो हमारा क्या है, हमको किसको देखना है, ताजमहल को, तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, ताजमहल हो गया, है ना। अब उधर से क्या हो रहा है, सैटेलाइट उसका फ़ोटो खींच रहा है। अब इधर से क्या हो गया, इधर से हमारे पास में क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा सैटेलाइट हो गया, है ना। अब सैटेलाइट क्या करा, इसका फ़ोटो इसका फ़ोटो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे पेड़ है, तो वो क्या करेगा, इसका फ़ोटो ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो गई, चौथी चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या हो, लक्ष्य के साथ अंतःक्रिया, ये क्या हो गया, तीसरे नंबर का, ये हो गया तीसरे नंबर का। चौथे नंबर पे क्या हो गया, चौथे नंबर पे क्या हो गया हमारा, सी के बाद डी नंबर पे आ गया हमारा ये, यहाँ पे क्या हो गया, इसको ये चीज़ मिल चुकी है, इसको ये सैटेलाइट को ये चीज़ मिल चुकी है, ये क्या हो गया, चौथे नंबर पे अन्योन्य क्रिया, मतलब उसको समझ में आ गया कि नीचे मुझे क्या चाहिए, पेड़ चाहिए, तो पेड़ वाली चीज़ उसको समझ में आ गई। अब क्या करेगा, वो इसका पेड़ का फ़ोटो खींच लेगा, यहाँ पे फ़ोटो उसने खींच लिया, आपने कोई चीज़ देखी, दिमाग में डाल ली, ठीक है। अब आप उस चीज़ को समझोगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ का कलर कैसा है, पेड़ में क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें सारी समझने वाली है। तो वो क्या करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, समझेगा और एनालाइज करेगा, दिमाग में सोचेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये चीज़, तो इसको समझेगा वो चीज़। आई बात समझ में आपको। इसके बाद क्या होगा, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये तो पेड़ है पूरा, ये पेड़ हरे कलर का है, इस पेड़ की ऊंचाई इतनी है, ये पेड़ इस कंडीशन का है, इस टाइप का है, इतना बड़ा है, ये सारी बात उसने समझ ली। उसका एक फ़ोटो उसने तैयार कर दिया, जो लिया था उस फोटो में पूरी क्लियरिटी कर देगा। जो भी अब रास्ते में क्या है, आप कोई भी चीज़ देखते हो, अगर रास्ते में धुंध आ रही है तो आपको वो चीज़ सामने सही नहीं दिखेगी। अब वैसे ही क्या होता है, वो जो फ़ोटो खींचता है ना, तो बीच में बादल आ जाते हैं, हवाएँ होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो वो फ़ोटो क्लियर नहीं आ पाती है। तो वो फ़ोटो के क्या करता है, क्लीन करता है, साफ़ करता है, एडिटिंग करता है पूरे अच्छे से। तो वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग करता है फ़ोटो की, फ़ोटो को क्लीन करने का, एडिटिंग करने का काम करता है। और जब फाइनल हमारे पास फ़ोटो तैयार हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है। और वो रिकॉर्ड करा हुआ फ़ोटो क्या करता है, अपने जो भी स्टेशन है, जो भी उसका इंस्टीट्यूट है, स्टेशन है, वहाँ पे ये फ़ोटो भेज देता है। अब ये फ़ोटो जाएगी या तो ना, अगर ये सैटेलाइट सिस्टम नासा का है तो नासा के पास जाएगी, इसरो का है तो इसरो के पास जाएगी, फ्रांस का है तो फ्रांस के पास जाएगी। तो ऐसे करके ये फ़ोटो जो होती है उन तक पहुँच जाती है, और वो लोग अपने फ़ोटो को अपनी वेबसाइट पे या अपने कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। तो ये बात आ गई समझ में। एक बार और आप स्टेप में समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले वाली बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे सूरज होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे क्या हो गया, सूरज हो गया हमारे पास में। अब सूरज रोशनी देगा, सूरज रोशनी पहले नंबर पे सूरज। ये मैं इतना आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो स्टेप है, इसका जो क्रम है ना, वो आपको नेट के पेपर में और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आपको मिला है। तो ये बात आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की स्टेप आपको पता होनी चाहिए। आपको इजीली पहचान में आ जाएगा। सबसे पहले सूरज निकलता है तो पहले नंबर पे सूरज आएगा। सूरज जैसे रोशनी देगा, रोशनी आएगी धीरे 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 एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे सूरज के बाद जब रोशनी आ रही है तो ये क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब ये कहाँ जाएगी, ज़मीन तक जाएगी, तो ये ज़मीन पे आ गई। तो ज़मीन पे आने के बाद क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रास्ते में एक ही बार जब सूरज की रोशनी आ रही है तो 3 स्टेप तो यही हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे बता दो एक सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया सैटेलाइट क्या करेगा, यहाँ पे कोई टारगेट है, यहाँ पे कुछ टारगेट ले लिया हमने, तो इसका फ़ोटो ले लेगा वो। तो ये फ़ोटो जब लेगा, ये 4 नंबर हो गया, है ना, 4 नंबर हो गया। अब वो क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड कर लेगा, इसको दिमाग में रख लेगा, 5 नंबर हो गया। दिमाग में सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग होगी, इसकी दिमाग में चलेगा कि भाई ये क्या है क्या है क्या है क्या है ना। ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, फाइनली प्रोसेसिंग करने के बाद क्या किएगा, ये इसको रिकॉर्ड रखेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में क्या करेगा, दिमाग में सेट कर लेगा। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे इसने क्या करा है, यहाँ पे इसने इस चीज़ को रिकॉर्ड करा है। रिकॉर्ड करने के बाद अपने माइंड में सेट करेगा, सेट करने के बाद क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा दिमाग में, ट्रांसफर उसका क्या करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल वो रिकॉर्ड करके रखेगा संवेदन को, और उसके बाद वो कहाँ भेज देगा, अपने जहाँ भी स्टेशन है या फिर जो भी इसरो की साइट है या फिर नासा है जहाँ भी, वहाँ पे ये भेज देगा। तो इस प्रकार से इसके जो है वो 6 प्रोसेसिंग हो जाएगी। 6 में ये क्या करेगा, इसका इंटरप्रिटेशन करेगा, और 7 में ये क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड करके रख लेगा। आई बात समझ में? ये थी इसकी 7 स्टेप्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जब सन की मैं बात कर रहा था आपको कि जब सूरज की रोशनी आती है तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी प्रकार की जो होती है ना वेवलेंथ होती है। अब वो वेवलेंथ कौन कौन सी होती है, तो आपको समझना है। यहाँ सबसे पहले, इससे पहले आती है गामा, गामा, इसके बाद आती है एक्सरे, है ना। आप सभी ने गामा का नाम तो नहीं सुना होगा, पर एक्सरे का जरूर नाम सुना होगा। जैसे आप कभी भी गिर जाते हो तो मम्मी नहीं कहती देख ले हड्डी तो नहीं टूट गई, एक्सरे कराने जाओ इसका फटाफट। तो ये एक्सरे का नाम आपने सुना होगा, हॉस्पिटलों में होती है एक्सरे। और ये क्या होती है, बहुत हाई प्रकार की होती है जो आपको इजीली नहीं मिल पाती है। इसका क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गामा के बाद आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद आती है यूवी रेडिएशंस, है ना। सीक्वेंस याद रखना, पहले नंबर पे आएगी गामा, फिर आएगी एक्सरे, फिर आएगी यूवी रेडिएशंस, फिर आती है विजिबल, विजिबल जिसे दृश्य बोलते हैं, 5वें नंबर पे आती है इंफ्रारेड, 6ठे नंबर पे आती है माइक्रोवेव। ये क्रम है। क्रम एक बार पे हर बार पेपर में पूछे जाता है कि क्रम बताइए, सीक्वेंस बताइए आपको। तो सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि यहाँ गामा है, एक्सरे है, यूवी रेडिएशन है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और माइक्रोवेव होती है। ठीक है, अब ये होती क्या है आपको ये भी ध्यान रखना। यहाँ दे रखा है उच्च आवृत्ति, मतलब उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं आप, है ना। कभी कभी आपने रेडियो चलाया या टीवी चलाया तो कभी कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है पर आपको समझ में नहीं आती है, तो अपन क्या कहते हैं, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, आवाज़ ये जल्दी 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 बोल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो क्या होता है कि खच 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 खच, है ना, ऐसे कुछ आवाज़ आती है। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब आवाज़ कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है। तो ये वेवलेंथ क्या है, इसके अंदर का जो गैप है वो बहुत कम है। ये गैप अगर ये ऐसे होता है ना, मतलब आवाज़ जो है वो सही आ रही है, हमें सुनाई दे रही है। पर अगर उसका वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है यहाँ पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो वेवलेंथ का क्या होती है, उल्टा होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि हमको उल्टा कर देना है ना। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ गई तो ये दिखती भी नहीं है। अब इतनी पावरफुल होती है कि ये दिखती भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कौन हो गया, यहाँ पे हम बात करेंगे तो गामा हो गया। ठीक है, गामा के बाद कौन हो गया, यहाँ पे एक्सरे हो गया। ठीक है, एक्सरे के बाद कौन हो गया, यूवी रेडिएशंस हो गया। यूवी रेडिएशंस का नाम भी आपने सुना होगा। यूवी रेडिएशंस क्या होती है, पराबैंगनी किरणें जो ओजोन में होल करके अंदर एंटर हो जाती है। याद है आपको, ओजोन लेयर में होल हो गया था, तो यूवी रेडिएशंस की वजह से बहुत सारे जो होती है हीटिंग पावर बढ़ जाती है, पृथ्वी पर गर्म ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रकार की बीमारियां फैलती है जानवरों और इंसानों में। तो ये यूवी रेडिएशन से होती है जो बहुत ख़राब होती है, और ये होती है पराबैंगनी किरणें के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएगा दृश्य, इसे क्या बोलते हैं, विजिबल। अपन ये सब चीज़ें नहीं देख पाते, अपन देख किसको पाते हैं, इसको देख पाते हैं। ये आपको इजीली पहचान में आ गया होगा, इंद्रधनुष। अब ये इंद्रधनुष के 7 कलर आपने देखे होंगे बचपन में, है ना। बचपन में कितनी बार हुआ होगा कि बारिश होती है, अगर बारिश हो रही है और सर अगर यहाँ पे पूर्व में है तो आपको पश्चिम में वेस्ट साइड में आपको इंद्रधनुष देखने को मिला होगा। तो आप उस टाइम पे समझते होंगे कि यार ये क्या जा रहा है, गोल गोल 7 कलर वाला, है ना। तो उसको रेनबो बोलते हैं अपन, या इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं, है ना। तो 7 कलर का लेके भी सीक्वेंस पूछा हुआ है पेपर में, 7 कलर्स का बताओ। तो ये इसको 7 कलर की ट्रिक है, विब ग्योर, विब
ग्योर। ये पेपर में पूछा हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे पेपर में पूछी गई है जो आपको ध्यान रखना है। वी से होता है वायलेट, आई से होता है आपका इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, आर से हो गया हमारे पास रेड। तो ये कलरों का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है विप ग्योर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेपर में पूछा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है इंफ्रारेड, इसके बाद क्या आता है इंफ्रारेड आता है, ठीक है, और इंफ्रारेड के बाद क्या आता है दोस्तों माइक्रोवेव आता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रहा था बार बार यहाँ पे कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। और वेवलेंथ क्या हो रही है, ये वेवलेंथ, ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा, ये वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ मतलब बहाव की दिशा, उसकी लंबाई ये बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे देखो, यहाँ कितनी सी, यहाँ इतनी सी है, पर यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ये क्या होगी, तरंग धैर्य होती है। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य यहाँ लंबी है और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका अपोजिट उधर है, इसका अपोजिट उधर है। आपको एक तो सीक्वेंस याद रखना है ये वाला, दूसरा आपको जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट का जो है इसमें आते हैं इंद्रधनुष के 7 कलर, इन 7 कलर का जो है सीक्वेंस याद रखना चाहिए। विप ग्योर आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है दोनों, और इम्पोर्टेंट है। इतनी बात आई आपको समझ में, ठीक है। अब ये जो वेवलेंथ होती है इसको लेमड़ा से बताते हैं, इसे बोलते हैं लेमड़ा। ये साइन जो होता है ना, ये होता है लेमड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर, और इसको बोलते हैं नैनोमीटर। तो ये 3 अलग अलग इकाइयों में मेजरमेंट होता है। तरंग धैर्य जो होती है लेमड़ा की पावर 0, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में तय की जाती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या होता है आगे दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ये 3 चीज़ें होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप है ना अचानक से मार्केट में निकले आपके दोस्तों के साथ में, है ना, और आपके मन में क्या हो रहा है, भूख लग रही है, ठीक है। और आपके दोस्त क्या करें, अपन तो चलो घूमने चलते सब जगह, ये इस झूले में झूलेंगे, उस झूले में झूलेंगे, मेले में गए, आपको 10 चीज़ें दिखे और आपके पेट में क्या हो रही है, भूख लग रही है। और आप अचानक से गए और आपको देखते ही आपको समोसे कचौरी की दुकान दिख गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, फटाक से उस चीज़ को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, कैच कर लिया कि भाई वहाँ पे दुकानें मैंने देखी थी, है ना। आपके दोस्त खींच के ले जा रहे हैं और आप कहोगे अरे भाई रुक, मैंने वहाँ पे दुकान देखी है, वो दुकान मेरे को भूख लग रही है। तो आपने क्या करा, ऑब्जर्व कर लिया, फटाक से चीज़ को कैच कर लिया अपने माइंड में, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया। तो वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे आती है तो ज़मीन पे आने के बाद क्या करती है, ज़मीन की जो परत है, ज़मीन की जो लेयर है ना, वो उसको ग्रहण कर लेती है और ज़मीन की लेयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। और वो जो गर्म हो जाती है उससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगर वो वापस चली जाती है तो क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्ट हो गई। पर अगर उसको पूरी हीटिंग जो हुई है वो गर्म हो गई है। अभी आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि कितनी बार क्या होता है, आप काला शर्ट पहन के निकलते हैं इस प्रकार से गर्मी में, और आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि काला कलर जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, पर वाइट कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए आपको सफ़ेद कपड़ों में गर्मी कम लगती है और काले कपड़ों में गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए कहते हैं कि आप जो है वो गर्मियों में काले चीज़ें मत पहनिए, काले कपड़े ना पहन के जाएँ, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, वायुमंडल खिड़की, एटमॉस्फेयर विंडो क्या होता है ना। खिड़की क्या होता है, खिड़की आप जैसे आप क्या होता है, सुबह उठते खिड़की खोलते हो तो सनलाइट क्या अंदर आ जाती है ना, सनलाइट अंदर आ जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, जब सूरज निकलता है ना तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार की चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रकार की, मतलब मैंने बताया था आपको, वाटर वेपर्स, जल वाष्प के कण हैं, धूल के कण हैं, बादल हैं, गैसें हैं, बहुत सारी प्रकार की लेयर्स होती है। जब सनलाइट पड़ती है ना तो सनलाइट उन सारी चीज़ों को क्या करती है कि फाड़ते हुए, चीरते हुए अंदर से निकल के नीचे आ जाती है। तो वो क्या हो गई, खिड़की हो गई। सनलाइट उन सब चीज़ों को करते हुए नीचे आती है ज़मीन पे और रोशनी देती है, और रोशनी से वो जो लेयर गर्म हो जाती है वो क्या होती है, ऑब्जर्व हो जाती है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो खिड़की खोल के जब आई ना सनलाइट, उसे कहते हैं वायुमंडल खिड़की। क्या कहते हैं उसे, विंडो, एटमॉस्फेरिक विंडो के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई।
अब आप समझते हैं नेक्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब सनलाइट आती है ना तो उस कभी कभी ऐसी नीचे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगी, ऐसी ज़मीन मिलेगी। जैसे आपको नॉर्मल बात बताऊँ मैं कि अगर आपको सफ़ेद कलर की ज़मीन है तो वो क्या होती है, सफ़ेद कलर की ज़मीन कम गर्म होती है, पर वहाँ पे अगर काली कलर की ज़मीन है तो वो ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि काला कलर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता है पर सफ़ेद कलर जो है होता है वो ऑब्जर्वेशन कम करता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, वो वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, अगर सनलाइट पड़ रहा है ना तो सनलाइट क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। पर यहाँ पे भी और भी कंडीशंस होती है, यहाँ और भी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि ज़मीन, वो ज़मीन मान लो सफ़ेद कलर की है, पर अगर वो ज़मीन खुरदुरी है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है, तो वो क्या ऑब्जर्व ज़्यादा होगी सनलाइट, है ना, क्योंकि उसके छिद्र क्या होंगे, आगे पीछे होंगे, उसके जो पार्टिकल्स है वो आगे पीछे होंगे, वो क्या करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। पर यहाँ पे अगर जब प्लेन ज़मीन मिलेगी ना, वो क्या करेगी, जैसी सनलाइट आएगी ना वैसी क्या करेगी, वो रिटर्न कर देगी, जैसे आएगी उसको रिटर्न कर देगी वापस से। ये बात समझे। और यहीं अगर खुरदुरी है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, तो वो क्या करेगी, सनलाइट को जो है ऑब्जर्व करेगी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सब जगह, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। अब आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं यहाँ, जैसे आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त है बहुत अच्छे नेचर का और एक जो है वो बहुत कंजूस किस्म का आदमी है ना। तो एक क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर उसको दी ना, कोई चॉकलेट दी ना, तो वो क्या करेगा, उस चॉकलेट को क्या करेगा, धीरे से रख के या तो अपने पास रख लेगा। पहले टाइप का दोस्त है, ये है वो, ये पहले टाइप का दोस्त है। ये क्या करेगा, कोई चीज़ चॉकलेट दिया उसने फटाक से जेब में रख लिया कि भाई मैं ही खाऊंगा घर जाके, तो उसको क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरे टाइप का दोस्त होता है, वो क्या करता है, चॉकलेट लेके क्या करता है, अपने दोस्त को दे देता है, अपने दोस्त को दे देता है कि भाई तू रख ले। ठीक है, तो उसका नेचर थोड़ा अच्छा है, तो वो हो गया हमारा इस टाइप का। अब तीसरा क्या होता है कि अगर एक चॉकलेट भी मिली है ना, तो वो क्या करेगा, उसके 10 पार्ट कर देगा। एक डेयरी मिल्क मिली है तो उसके 10 टुकड़े करेगा और अलग अलग सब में बांट देगा, तो वो हो गया इस टाइप का। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक होता है जो चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो हो गई चिकनी सतह, वो हो गई आपकी चिकनी सतह। और खुरदुरी सतह जो होती है वो चीज़ों को क्या करती है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गर्म हो जाता है, आसपास की पूरी हवा, आसपास का पूरा वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। किसकी वजह से, विस्तृत करने की वजह से। ठीक है, तो ये इसके अंदर दो कंडीशन से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन आता है दोस्तों। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, चीज़ें सनलाइट होती है वो क्या अकॉर्डिंग डेंसिटी बिहेव करती है। जैसे आप देखेंगे कि कम घनत्व से उच्च घनत्व में जाती है ना कोई चीज़, तो वो क्या उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है ना। अब आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी है और यहाँ पे है आपका अर्थ। ठीक है, ये है सन और ये है आपका अर्थ। अब सन की लाइट जब आ रही है ना, तो यहाँ पे इसका क्या है, एटमॉस्फेयर है, इस अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है आसपास। ठीक है, अब क्या होता है, सनलाइट यहाँ से तो आ रही है बहुत बिल्कुल मस्त, घूमते घूमते हाँ हम तो आराम से जा रहे हैं, पर जैसे क्या होता है वो यहाँ तक आएगी ना, तो उसकी जो चाल ढाल है वो बदल जाएगी, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर वो क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आने के बाद वो आराम से नहीं घुल पाएगी, क्योंकि यहाँ अर्थ क्या कहेगी, भाई हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपना जो है चाल ढाल है, अपनी आने की डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अपना कोई भी लो डेंसिटी से अगर हाई डेंसिटी में आ रही है तो अपना जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। जैसे पहले ये आ रही थी सीधी सीधी, है ना, पहले ये क्या आ रही थी, यहाँ पे ये सीधी सीधी आ रही थी, पर यहाँ पे जैसे आती है तो ये एकदम मुड़ जाती है, ये मुड़ जाती है। क्यों मुड़ रही है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना चीज़ें चेंज कर रही है। ये बात आपको समझना है। ठीक है, अकॉर्डिंग से क्या हो रहा है, ये अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है ना। अब ये बात का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपने पेंसिल ली होगी, पेंसिल को आपने अगर पानी में डाला होगा तो आपने पेंसिल को पहले सीधी डाला होगा, पर जैसे पानी में देखा होगा तो वो थोड़ी तिरछी, ऐसे तिरछी दिखती है, ऐसे दिखता है कि ये तो ऊपर ऊपर तैर रही है ना। कभी एग्जाम्पल करके देखिएगा, पानी में पेंसिल डाली तो आपको पानी के अकॉर्डिंग वो डेंसिटी अपनी चेंज कर लेती है। आपने तो डाला सीधा, पर पानी में कैसे लग रही है, जैसे वो ऐसे करके सो गई हो। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी चीज़ों को बदलना, तो इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते तीनों। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आता है कि हमारे पास अलग अलग जो होती है वो स्केटरिंग होती है। अब स्केटरिंग जो होते हैं वो दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अगली क्लास में आपको जो भी चीज़ें समझना है इसके लिए आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद हम आगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे और सब चीज़ें कि यहाँ पे EMR क्या होता है, स्केटरिंग क्या होता है। और आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही हम जल्दी उस वीडियो को लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ तक की क्लास का रिवीजन करिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी गलती से आप लाइक चैनल भी सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।